नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। बहुत दिनों के बाद सीधे इस तरह से आपसे बातचीत हो रही है। आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल लाइव देख रहे हैं और आज एक बहुत अहम मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। बात है वो महाभारत की। महाभारत का युद्ध आपको पता ही होगा कि 5000 साल पहले लड़ा गया था। अभी मैं जहां बैठा हुआ हूं दिल्ली के करीब, वहां से बहुत दूर नहीं है कुरुक्षेत्र का मैदान। आज वो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा राज्य है, उसमें वो कुरुक्षेत्र आता है। और आज हम महाभारत की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम महाभारत की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने महाभारत का जिक्र किया लोकसभा के अंदर और एक खास प्रसंग का जिक्र किया। सरकार को घेरने के लिए उन्होंने चक्रव्यूह की बात की। चक्रव्यूह, जिन लोगों ने भी महाभारत की कहानी सुनी है उनको जानकारी होगी। चक्रव्यूह कौरव सेना की ओर से आचार्य द्रोण ने तैयार किया था और यह इरादा था कि चक्रव्यूह अर्जुन के अलावा पांडवों की सेना में किसी को तोड़ना नहीं आता था और कौरवों का यह इरादा था कि युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फंसा लिया जाएगा और वो युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर पांडव पक्ष के राजा थे और वो चक्रव्यूह तोड़ने की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर होती। लेकिन युद्ध में इस तरह की रणनीति बनाई गई थी आचार्य द्रोण के द्वारा कि अर्जुन को लड़ाई में दूर ले जाया जाएगा और चक्रव्यूह में जब युधिष्ठिर फंस जाएंगे तो उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और वो युद्ध कौरव सेना जीत जाएगी, क्योंकि जब राजा ही हार जाएगा तो बाकी सेना कैसे लड़ेगी। आज चक्रव्यूह की बात अलग सेंस में की राहुल गांधी ने, और जैसा सभी महाभारत की कहानी जानने वाले जानते हैं कि उस चक्रव्यूह को अर्जुन की अनुपस्थिति में तोड़ने की जिम्मेदारी अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु, उनको दी गई। हालांकि महाभारत की कहानी पूरी नहीं सुनाई राहुल गांधी ने, ये कहानी मैंने आपको सुना दी है। उन्होंने चक्रव्यूह का सेंस लिया और उन्होंने आज आधुनिक चक्रव्यूह की बात की और उस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की। जबरदस्त ये उनका जो भाषण है वो वायरल हो रहा है, काफी लोग देख रहे हैं। आज दिन में लोकसभा और राज्यसभा में कई नेता बोले, लेकिन सबसे ज्यादा जो भाषण देखा गया, राहुल गांधी का पिछड़ा भाषण भी हिट था, लेकिन इस भाषण में सत्ता पक्ष की ओर से कम टोकाटाकी हुई और ये भाषण भी बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। राहुल गांधी इस बार कुछ ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर आए थे। सारे मुद्दे उन्होंने उठाए और अपने ही अंदाज में उठाए। 3-4 बार उनको स्पीकर ने भी टोका, सत्ता पक्ष की ओर से भी संसदीय कार्य मंत्री ने टोका, शोर शराबा काफी हुआ। जब उनका भाषण खत्म हो गया तो उन्होंने जो अग्निवीर का मुद्दा उठाया था उस पर रक्षा मंत्री भी बोले, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी तसल्ली से 45 मिनट तक बातचीत की और अपनी बातों को पूरी तरीके से रखा। बार बार इंडिया अलायंस का जिक्र किया, किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, रोजगार की बात की। और ये भाषण कैसा था, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। उन्हें मैं इस चर्चा में शामिल करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राहुल गांधी जी की जो स्पीच थी बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी चर्चा उसके बारे में हो रही है और जिस तरह से उन्होंने चक्रव्यूह की बात की, सत्ता पक्ष की ओर से आरोप उन पर लगाए गए कि वो असत्य बोल रहे हैं। कुछ मुद्दे ऐसे इंगित किए गए, ट्विटर पर भी राहुल गांधी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। आप उनके इस भाषण को किस तरह से देखते हैं, जो 45 मिनट का भाषण था और खास तौर पर वो फोकस था हर वर्ग की, उन्होंने बात की, मिडिल क्लास की बात की, क्या क्या बात की, उसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा, कितना आप उसे ठीक देखते हैं, नहीं देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 45 मिनट का जो भाषण था, पिछली बार भी उनके भाषण को लेकर आपने समीक्षा की थी, तब आपने उनके भाषण को ग्रेस से पास बताया था। इस बार आप क्या बताते हैं, कितने पासिंग मार्क्स हैं, 10 में से कितने नंबर आप इस भाषण को दे रहे हैं? वात्सल जी, जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे प्रखरता आ रही है राहुल गांधी जी के भाषण में। मैं इनको 8 नंबर तो दे ही सकता हूं। और देखिए, भाषण में महाभारत की चित्र हुई और खास तौर पे चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह जो रचा गया, जिसमें अभिमन्यु फंसाने के लिए, उसकी एक खास अपनी अहमियत है। जहां अभिमन्यु की बहादुरी दिखती है
वहीं पर सारे नियम कानून को ताक पर रख करके अभिमन्यु की हत्या की गई। जो एक नियम बनाए गए थे, जो नैतिकता की बात थी, युद्ध में भी मैं ये कह रहा हूं, युद्ध में भी महाभारत काल में उस नैतिकता को ताक पर रख दिया गया था उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की वध करने के लिए। हालांकि मरने वक्त तक अभिमन्यु बड़े छोटे सारे लोगों का ख्याल रखा और ललकारता रहा, धिक्कारता रहा कि हाँ, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी तरह से राहुल गांधी जी ने आईना दिखाया भारत सरकार को कि आप किसानों के साथ, अग्निवीर के रूप में सैनिकों के साथ, जो परीक्षार्थी हैं इस देश में, जैसे नीट का जो एग्जाम हुआ, जो रोजगार के लिए परीक्षा देते हैं, पिछले 7 वर्षों में जो 70 पेपर लीक हुए, इन सारों पर आईना दिखाया राहुल गांधी ने कि उस चक्रव्यूह, उसी तरह से आप चक्रव्यूह रचे हुए हैं और नैतिकता, नियम कानून सारे को आप लोगों ने ताक पर रख दिया है। उन्होंने एक बात कहा, पद व्यूह है, चक्रव्यूह के साथ साथ पद व्यूह। पद क्या है? जो पद धारक हैं वो लोग किस तरह की व्यू रचना कर रहे। माफ कीजिएगा, उन्होंने पद्म व्यू कहा था। पद्म व्यू का मतलब वो कमल के फूल से उसकी तुलना करना चाह रहे थे, वो पद नहीं पद्म कह रहे थे। पद्म व्यू। तो वैसे सारे बड़े लोग जो है ना व्यूह कर रहे रचना। अब देखिए, किसानों को आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगे मान ली जाएगी। काले कानून, जो जिसको लोग संज्ञा काले कानून के रूप में दिया था, उसको स्थगित भी सरकार ने की। 3 साल से ज्यादा हो गए, आज तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी गई, जबकि आश्वासन दिया गया था। तो इस आधार पे अब देखिए, अग्निवीर की पिछले दिनों जब चर्चा की राहुल गांधी जी ने, तो धड़ाधड़ यूपी सरकार, कोई और सरकार के अंग लगातार कुछ न कुछ रियायतें दे रहे हैं अग्निवीर के लोगों को। अपने सेना में, अपने पुलिस फोर्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये राहुल गांधी के इस मुद्दे को उठाने का असर है। असर तो पड़ रहा है। एक बात और देखा गया संसद में, सर्वोपरि होते हैं पार्लियामेंट में स्पीकर। वो बात रख रहे थे नियम कानून की, राहुल जी को समझा रहे थे कि किसका नाम लेना है, नहीं लेना है। हालांकि इस सदन में जिनकी 60 साल पहले मृत्यु हो गई, उनकी भी नाम ली जाती है। आज जो जिंदा है उनकी बात तो छोड़िए, मृत लोगों की भी। लेकिन इनको नसीहत दिया जा रहा था कि जो सदन के सदस्य न है उनका नाम न ले। और मार्गदर्शन, मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि लोकसभा स्पीकर ने आज बड़े सही मौके पर ऐसा लगा कि टोका राहुल गांधी को, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नाम लें या ना लें, उन्होंने ये कहा कि आपकी तरफ से ही, यानी विपक्ष की तरफ से इस तरह की बात की गई है कि जो लोग सदन में मौजूद नहीं है उनका नाम न लिया जाए। खासतौर पर उन्होंने जो चक्रव्यूह में 6 लोग जो घेरने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साहब के अलावा 4 और लोगों के नाम लिए थे। वो सदन का सदस्य नहीं है, उनके बारे में उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि आप क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए आपने जो नियम बनाए हैं उसकी गरिमा का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने इस तरह से अपनी बात को रखा। जी, ये बात सही है वात्सल जी, स्पीकर अपने जगह पे सही थे। वो नसीहत दे रहे थे, उनका दायित्व बनता है संचालन करने के लिए लोकसभा का। स्पीकर का ये दायित्व बनता है कि टाइम टू टाइम लोगों को याद दिलवाएं। लेकिन अब देखिए, स्पीकर को नसीहत दे रहे थे मिनिस्टर, दूसरे एमपी, बगैर इजाजत के। जहां राहुल गांधी को लोग रोक रहे थे, वहीं बगैर इजाजत के वे लोग बोल रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए थे। वो लोग खुद स्पीकर बन जा रहे थे। जैसे मैंने देखा रिजिजू साहब को और बहुत सारे सदस्य। तो ये पार्लियामेंट साहब ने भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया। रिजिजू साहब ने कहा कि जब स्पीकर ने परमिशन दी तब मैंने अपनी बात रखी है। वो भी उनको नियम समझाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि ये एक चीज है, जब विपक्ष का कोई नेता बोलता है या सत्ता पक्ष का कोई नेता बोलता है
तो दोनों तरफ से टोका टाकी होती है। हम लोग कंटेंट की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। जिन मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने एक आरोप लगाया बजट के माध्यम से, मिडिल क्लास की बात की। उन्होंने कहा कि शायद इस बजट के पहले मिडिल क्लास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक रहा हो, और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मिडिल क्लास को दो छुरे भोंके गए, छाती पर भी और पीठ पर भी। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि इसका जवाब जब मौका आएगा तो वित्त मंत्री जरूर देंगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने जो मिडिल क्लास की बात की, तो क्या एक कोशिश ये थी कि जो आने वाले चुनाव हैं, जो मिडिल क्लास लंबे समय से 10 साल से या उससे ज्यादा से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जहां बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो बड़े शहर हैं, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, कानपुर हो, मथुरा हो, आगरा हो, बनारस हो या गोरखपुर हो, वहां भारतीय जनता पार्टी बड़े शहरों में जीतने में कामयाब रही है। तो ये क्या एक कोशिश है, मिडिल क्लास को भी चाहते हैं राहुल गांधी की उनको अपनी तरफ लें, इसीलिए इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया आज? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, जब बजट होता है तो देश से अपेक्षा की जाती है कि कॉमन लोगों के लिए हो, आम लोगों के लिए हो। अब देखिए वात्सल जी, लगातार बजट का जो परसेंटेज है शिक्षा के लिए वो घटता जा रहा है। 4% से ऊपर कभी था, आज 2% के लगभग में हो गया है बजट में। तो ये शिक्षा आम लोगों के लिए है जो घटते जा रहा है। अब देखिए बजट में क्या है, एक्सप्रेसवे हाईवे, जो एक्सप्रेसवे है वो किन के लिए है? उस पे 18 चक्के की गाड़ी, फैक्ट्री से माल इधर से उधर ढुलाई होगा, या टोल टैक्स वसूले जाएंगे जिससे काफी पैसे आएंगे। वैसे वैसे हजारों करोड़ रुपए के जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बड़े व्यापारियों को मिलेंगे। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं कॉमन लोगों के लिए, आम लोगों की उपयोगिता के लिए, जो खास तौर पर हो, उसका अभाव देखा जा रहा है। थर्मल पावर किसी स्टेट में आया, एक थर्मल पावर बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा, हजारों करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन जितना उसमें जनरेशन होना चाहिए रोजगार का, नहीं हो पाता है। उतने ही पैसे से अगर छोटे छोटे उद्योग धंधे अगर लगते तो काफी लोगों को रोजगार मिलता, और उससे संतुलित, एक संतुलित आम लोगों के बीच में संतुलित धन का वितरण भी माना जाता। तो बजट की इन सारी खूबियों की ओर राहुल गांधी जी ने ध्यान दिलवाया उस चक्रव्यूह के माध्यम से कि आप अपने मित्र जो हैं धनी लोग, उनके लिए ये बना रहे हैं, हजारों करोड़ का उनको टेंडर देंगे, उनको व्यापार देंगे, इस हिसाब से आप बना रहे हैं, आम कॉमन लोगों के लिए नहीं। और इसी में आप डरा रहे हैं, चक्रव्यूह में इसी में घेर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि इस स्टेट को इतना दे दिए, जैसे बिहार को 45,000 करोड़ 2022 से जो चल रहा है वही। क्या मिला? एक्सप्रेसवे हाईवे, एक्सप्रेसवे हाईवे, और ये क्या कहते हैं, पावर प्लांट। पावर प्लांट से कुछ खास मिलने वाला नहीं है। पब्लिक यहाँ जो है केवल कंज्यूमर बनी हुई है, बिहार की कंज्यूमर बनी हुई है। यहाँ जो एक था भी कांटी में, वो चला गया एनटीपीसी को, स्टेट को नहीं रह गया। जबकि मनमोहन सिंह के समय में काफी पैसा मिला था कि आप जनरेट भी कीजिए, ट्रांसमिशन के साथ साथ जनरेशन भी आप कीजिए, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कि आप जो बना रहे हैं, नीति आयोग जो बना रही है देश के लिए बजट, वो किसके लिए बना रही है? व्यापारियों के लिए बना रही है कि आम लोगों के फायदे के लिए बना रही है? ये देखने की चीज है, क्योंकि लगातार कहूंगा कि वो राज्यवार उन्होंने बात शायद नहीं की राहुल गांधी ने। ये मुद्दा शायद वो उठा सकते थे जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की, संकेतों में बात की, चक्रव्यूह की बात की। इसी तरह वो हलवे पर भी आए कि बजट का जो हिंदुस्तान का जो हलवा बन रहा है, और उसके जरिए उन्होंने पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की बात उठाई। एक तस्वीर वो दिखाना चाहते थे जहां पर लोकसभा स्पीकर ने उनको दोबारा रोका, क्योंकि कोई भी पोस्टर या तस्वीर दिखाने की इजाजत नहीं होती है लोकसभा के अंदर। तो वो जो हलवे का संकेत था, उसे आप कैसे देख रहे हैं कि जो एक हलवा, एक बजट के पहले, बजट जब शुरू होता है वो प्रक्रिया, उसके पहले एक हलवा बनाया जाता है और उसकी तस्वीरें तो तमाम अखबारों में छपती हैं, सोशल मीडिया में भी आती हैं। उस संकेत को लेकर भी उन्होंने अपनी बात को कहा, और अच्छे तरीके से शायद उन्होंने इस बात को कहा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखिए वात्सल जी, जब
52 के बाद बजट बनने की बात हुई तो व्यापारी वगैरह सब लोग आए और ये तय हुआ कि हम लोग किस तरह की इकोनॉमी रखेंगे। व्यापारियों ने सलाह दिया कि ना मिक्स्ड इकोनॉमी रखिए ताकि किसी की मोनोपोली नहीं हो जाए, जैसे कोयला प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे तो स्टील इंडस्ट्रीज के जो दूसरे व्यापारी होंगे, हो सकता है कोयला उनको बहुत से लोगों को नहीं मिले, कुछ लोगों सिलेक्टेड लोगों को मिले। परिणाम होगा कि जो सबका विकास चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखिए पब्लिक सेक्टर के चीजें हैं ताकि मैं आपसे प्राइस, पूछ रहा हूं, जो राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से मैं बता रहा कहा हूं, कि मैं बजट ऊपर का आ रहा हूं, हलवा बन रहा है, देश का मैं उस हलवा पर आ बन रहा रहा हूं। है, आप ये हलवा खा रहे हैं, तो वो जो मैं संकेतों की वात्सल जी भावना थी। जी मैं आ रहा हूं वात्सल जी उस पर। हलवा का मतलब है कि सब चीजों को मिक्स करके एक जगह ऐसा बना दिया जाता है, भाई दूध चीनी और सूजी चाहे जो चीज का हलवा बनाए आप सबको मिला देते हैं और तब खाने लायक एक व्यक्ति खा जाता है। तो यहाँ सबका आप ले रहे हैं लाभ है, लेकिन सबका उसमें सहयोग हो रहा है, लेकिन उसके फायदे ही एक ले रहे हैं। 1 2 4 10 व्यापारी जो है उसके फायदे ले रहे हैं। टैक्स तो सबके यहां से जा रहा है, भिखमंगा है वो भी खाने का खा रहा है तो टैक्स दे रहा है। क्योंकि आज के डेट पे दाल पर, रोटी पे, गेहूं पे, सारे चीज पे टैक्स लग रहे हैं, पानी पर भी टैक्स ले रहे हैं। तो ये बना करके जो बनाया जा रहा है मीठा हलवा, उसका फायदा एक ले रहे हैं। खा सब कोई नहीं रहे हैं, खा कुछ लोग रहे हैं, लेकिन उसमें शामिल सभी हैं, उस हलवा के निर्माण में मैं शामिल आपसे सभी। कहना चाह रहा था कि हलवे को उन्होंने देश के संसाधनों के रूप में पेश किया और ये जी बताने की कोशिश की कि जो बड़ा हिस्सा है आबादी का जिसका रिप्रेजेंटेशन वहां होना चाहिए, उस तक वो संसाधन नहीं पहुंच रहे हैं। तो नहीं मैं ये सोच कहना रहा। चाहता था कि चाहे वो संकेतों की बात है, चाहे वो बजट में जिस तरह से हलवे से लेकर चक्रव्यूह तक उन्होंने पूरी बात को अपना रखने का प्रयास किया, और आप कह ही रहे हैं कि आप इस भाषण को 8 नंबर देंगे, तो 2 नंबर आप कहां काट रहे हैं ये बताइए। अब 2 नंबर क्या है, वाजपेयी जी जैसा लोग लक्ष्यदार उम्मीद करते हैं कि लक्ष्यदार तरीका से रखे कोई बात ताकि कहीं कोई कटु नहीं लगे। हाँ जरूर इतना स्पष्ट कहते हैं राहुल जी, इतनी सच्चाई वाली बात रखते हैं कि कटु लगता है। जैसे नाम इन्होंने लिया सारे लोगों का, डोभाल हो या फिर अडानी हो, अंबानी हो, नाम नहीं लेते। डोभाल साहब के बेटे पाकिस्तानी के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं, हमारे विदेश मंत्री के बेटा जो है चाइनीज के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं। देश में लोगों को नसीहत देते हैं कि हमको झगड़ा करना है पाकिस्तान से, मरना कटना है उसके साथ, लेकिन इनके मित्र लोग क्या करते हैं, तो इस तरह से सीधे नाम ना लेकर के सिंबॉलिक कहते, कहा ना उन्होंने डॉक्टर एवन साहब, मैं निवेदन आपसे करूंगा कि इस स्टेज पर हम कोई ऐसे आरोप ना लगाएं जिनको लेकर कोई असहज हो या बाद में इस तरह के सवाल जवाब हो। अगर हम लोग फैक्ट पर बात करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा डॉक्टर साहब। ये बात चल जी, ये गलत नहीं है। व्यापार किसी कंट्री के किसी के साथ मिल करके किया जा सकता है, ये गलत नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि उससे संबंध नहीं रखना है, हम आपसे निवेदन करेंगे कि जिन मुद्दों की बात हुई है, जो भाषण जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम अपनी बहस उसी पर रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर मैंने साहब। 2 नंबर इसीलिए कहा कि ये नाम न लेकर के सिंबॉलिक अगर कहते कुछ उस तरह से संकेतों में, तो ये बात वो लोग नहीं रख पाते जो कह रहे थे कि नाम नहीं लेना चाहिए। जी जी जी, मैं एक बार फिर बता देता हूं कि उन्होंने कहा था कि 6 लोगों ने मिलकर चक्रव्यूह में मारा था। हालांकि आपत्ति होने के बाद उन्होंने बाकी नाम नहीं लिए, और उन्होंने तमाम नाम लिए थे जिनका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। और उन्होंने किसानों की बात की, राहुल गांधी ने, कि किसान एमएसपी पे गारंटी मांग रहे हैं, आप 3 काले कानून ले आए। वो काले कानून, हालांकि जिसको उन्होंने काले कानून कहा, वो वापस लिए सरकार ने बाद में। उन्होंने बिजनेसमैन के लिए बात की, उन्होंने शिक्षा में बजट नहीं बढ़ाया गया इस पर बात की, और जो हलवे वाली बात थी वो उन्होंने की। तो संकेतों में उन्होंने
बात रखने की कोशिश की, दो कहानियां भी सुनाई दो लोगों से जो उनकी मुलाकात हुई थी हाल में। वो सुल्तानपुर से लौटते समय एक शू मेकर के पास रुके थे, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। एक कारपेंटर से वो मिले थे, उसका भी जिक्र किया और बताने की कोशिश की कि क्या उनकी बातचीत हुई और उसके जरिए उन्होंने मुद्दों को रखने का प्रयास किया। और ये भाषण वाकई देखा जा रहा है बहुत वायरल हो रहा है विपक्ष के नेता के तौर पर, और सत्ता पक्ष ने निश्चित तौर पर इसमें कई सारी आपत्तियां देखी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कुल मिलाकर इस नई लोकसभा में 18वीं लोकसभा जो है, ये तीसरा भाषण है। पहली बार जब वो स्पीकर का चुनाव हुआ था, ओम बिरला साहब स्पीकर बने थे दूसरी बार, उसके बाद राहुल गांधी बोले थे। दूसरी बात जब शुरुआत हुई सेशन की, पिछला सेशन जो था, तो वहां उन्होंने अपनी बात रखी थी। और तीसरा भाषण ये, तीनों में से किसे आप बेस्ट मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की खूबी है कि वो किताबों में लिखी हुई बात नहीं, लोगों की सुनाई हुई बात नहीं, बल्कि लोगों से मिलकर के खुद जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उस अनुभव को शेयर कर रहे हैं, और तब उस अनुभव के आधार पे कह रहे हैं कि बजट में क्या कमी है, क्या उसकी खूबी होनी चाहिए। सीधा सवाल बताइए कि तीनों में से कौन सा भाषण आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, क्या रीजन है? नहीं, आज का भाषण तो सबसे उत्तम था, चूंकि इसमें बेबस सब लोग दिखे। इसमें स्पीकर भी बेबस दिखे, रोकने की कोशिश किए लेकिन बेबस दिखे, और दूसरे लोग भी काउंटर करने की स्थिति में नहीं थे। वो करने के लिए कर दे दूसरे किसी को दिखाने के लिए, लेकिन काउंटर करने के लिए उनके पास ऑथेंटिक जवाब नहीं था। जैसे उन्होंने नीति आयोग, आएगा जब वित्त मंत्री बोलेंगी तो जवाब दिया जाएगा, और अग्निवीर वाले मुद्दे पर डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर साहब, इस भाषण की आपने समीक्षा की अपने अंदाज में, और जिसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, राहुल गांधी की स्पीच आपको कैसी लगी, जो उन्होंने मुद्दे उठाए, जिस तरह से उन्होंने उठाए, जिस तरह संकेतों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी अपनी जो भी राय हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत